हम EMRS एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में NEP भी है। ठीक है, NEP क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, जो हमारी नई शिक्षा नीति है उससे हम कहते हैं NEP 2020। अब पिछली शिक्षा नीति कब आई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले सेशन में, जो पिछले सेशंस हैं वहाँ पे डिस्कस कर लिया है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, और शॉर्ट में एक आपकी स्टोरी बन जाए उस टाइप से मैंने आपको कवर करवा दिया है, जिससे यदि आप खुद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। NEP की यदि PDF की बात करें, इंग्लिश की, हिंदी की, दोनों की टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप टेलीग्राम में से फाइंड कर सकते हो जाके। ओके, अब हम जो है एक दिन क्या करते हैं, हम एक दिन प्रैक्टिस सेशंस करते हैं हमारे, और एक दिन हम NEP कवर कर रहे हैं, और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी थ्योरी हमने कर लिया है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा ही टॉपिक कर लिया है, और जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना उसे हम प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, और अभी हम NEP कवर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, अब हम यहाँ से देखते हैं इस नीति का विजन क्या है। ठीक है, अब विजन क्या होता है? दर्शन जिसे हम कह सकते हैं। तो इस नीति का दर्शन क्या है आप बोल सकते हो। ओके, फिलॉसफी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस नीति का विजन, पहली बात यदि मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पहली शिक्षा नीति हमारी थी उसका विजन क्या था, और अभी की शिक्षा नीति है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया होगा। तो इस वजह से हमारा नई शिक्षा नीति का जो विजन है उसको मैं आपको बता देता हूँ। यदि मैं ब्रीफली बताऊं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यदि मैं ब्रीफली बताऊं आपको, तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सिर्फ किताबी ज्ञान ही ना देकर उनको हर प्रकार का ज्ञान देना, हर प्रकार की चीजें उनके सिलेबस में होना, उनका पाठ्यक्रम इस प्रकार से संयोजित करना। ठीक है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड यदि हम बात करें, उनके करिकुलम जिसे हम कहते हैं ना, करिकुलम ऐसा डिसाइड किया जाए, उनका लेसन प्लान इस टाइप से हो कि हर चीज उसमें शामिल हो, सिर्फ किताबी ज्ञान में रहकर, या जो अभी की शिक्षा नीति हमारी वो सिर्फ परसेंटेज पे रिलाई करती है। जैसे कि मैं बता दूं कि किसी बच्चे के 90% बने हैं, किसी बच्चे के 80% बने हैं, तो इस चीज को आप एंड करके ना, अब बच्चे सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएंगे, खुद का आकलन भी करेंगे, खुद का मूल्यांकन भी करेंगे, दोस्त भी उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, टीचर्स भी उसको इस तरीके से नंबर देंगे कि अनुशासन में कैसा था बच्चा, ठीक है, खेलकूद में कैसा था, एक्टिविटीज में कैसा था, तो हर चीज में उसके नंबर मिलेंगे, उसके उस सब्जेक्ट में रुचि के आधार पर नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हर प्रकार पे वहां पे नंबर मिल रहे होंगे, सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही सिमट के जो इस बार की शिक्षा नीति है वो नहीं रह जाएगी। और बच्चों को ना इस प्रकार से डेवलप करना कि जब वो, जैसे अभी की शिक्षा नीति हम बताएं, यदि उन्होंने BSc कर लिया, BA कर लिया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी फील्ड में। लेकिन अब की कंडीशन में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है आपके वो भी जोड़े जाएंगे। यदि वो कंप्लीट कर लेता है अपनी BSc की डिग्री, BA की डिग्री, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएं। जैसे वो 6वीं से ही अब कोडिंग सीखने लगेगा। कोडिंग मतलब क्या होता है मैं बता दूं, यदि आप कोडिंग करते हो तो वेबसाइट में, आपके वेबसाइट हो गई, आपके ऐप हो गए, वहां पे काम आती है कोडिंग। ठीक है, बहुत सी जगह पे काम आती है। तो ये चीजें हैं जो कंप्यूटर वर्क करना वो 6वीं क्लास से ही सीख जाएंगे। ठीक है, यदि वो कारपेंटर बनना चाहते हैं, यदि वो सिलाई सीखना चाहते हैं, तो वो 6th क्लास से ही सीखने लगेंगे, और इसको भी सेम लेवल का दर्जा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब सिलाई कर रहा है तो ये नीचा आदमी हो गया या नीची कैटेगरी का हो गया, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे तो हमारा अलग कैटेगरी हो गया। मैं बता दूं आपका, अलग जो हमारे देश है ना, वहां पे सबको इक्वल नजर से देखा जाता है। हमारे देश में ही ऐसा बना दिया गया है कि यदि आप ऐसे हो तो सही नहीं रहेगा। अब मैं बात करूं ना आपसे, यदि बड़े बड़े कारपेंटर भी हैं ना हमारे यहाँ, तो वे इंजीनियर डॉक्टर से ज्यादा कमा रहे हैं आज की कंडीशन में, हमारे इंडिया की बात मैं करूं तो। ओके, तो सबको हमें एक नजरिए से देखना है। ठीक है, अब हम सिलाई की बात करें तो सिलाई का मतलब सिलाई नहीं, फैशन डिजाइनिंग से भी जोड़ सकते हो आप। फैशन डिजाइनर आज की कंडीशन में सबसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं, यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं डॉक्टर से, इंजीनियर से, पायलट से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इस तरीके से रहेगा। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता
शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया को ना इस प्रकार की शिक्षक, इतनी क्वालिटी शिक्षा प्रोवाइड करनी है कि भारत जो है ना एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे, एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरे, जिससे कि क्या हो कि बाहर के, अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, विदेश जाते हैं, विदेश की यूनिवर्सिटीज जाते हैं, तो ऐसा हो कि या तो विदेश की यूनिवर्सिटी ही यहाँ आ जाए या फिर इस लेवल का ज्ञान यहाँ पे दिया जाए कि बाहर जो ज्ञान मिल रहा है ना सेम लेवल का हो, जिससे बच्चे बाहर ना जाएं, यहाँ के ज्ञान की, यहाँ की टीचिंग को ही मतलब महाशक्ति बनाया जाए। इस टाइप से निर्माण किया जाए, यहाँ की शिक्षा नीति का करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि बच्चे बाहर ना जाएं, उनको जो चीज़ बाहर मिल रही थी वो चीज़ उनको इंडिया में ही मिलने लगे। तो इस प्रकार से इस बात का कहना है। अब बात करते हैं, नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। ठीक है, तो हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हो गए, ठीक है, जो हमारे मौलिक दायित्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, उनको जो है उनको भी ऐड किया जाए समय समय पर, उनको भी सेम दर्जे से जो है जो पढ़ाई करवाते हैं ना उनकी भी पढ़ाई कराई जाए, जिससे ताकि यदि जो बच्चा है ना वो बाद में जाके यदि बड़ा होता है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, तो वो आदर करे कि बच्चा जब पढ़ के निकले ना तो उसके अंदर हर चीज समाहित हो, उसके अंदर देश प्रेम जागृत हो, उसके अंदर ना अब जब वो कहीं पे जाए, कहीं बाहर जाए, तो वो अपने देश की बड़ाई करे ना कि बुराई। तो इस चीज जो है ये नैतिकता उसके अंदर डेवलप हो, भारतीय होने का वो गर्व करे। ठीक है, गर्व ना केवल विचार एवं बल्कि उसके व्यवहार और बुद्धि और कार्यों में भी, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो हमारी शिक्षा नीति है, इस प्रकार की सोच डेवलप करना चाहती है। तो उसका करिकुलम भी उस टाइप से डिसाइड होगा, उसकी बुक भी उस टाइप से डिसाइड होगी। आप देखते होंगे अभी की जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, वहां पे आपका सबसे लास्ट वाला पेज जो होता है वहां पे जनगण मन लिखा रहता है, आपका राष्ट्रीय गान लिखा रहता है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय गीत लिखा रहता है। जैसे ही आप पेज पलटते हो सबसे बैक वाला पेज, ओके, उसके बाद हम देखें फ्रंट के आप एक या दो पेज के बाद हमारे मौलिक कर्तव्य लिखे होते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट पेज में लिखे होते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मौलिक कर्तव्य आपको पता होगा कि हमें राष्ट्रीय ध्वज की जो है सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। जब भी हमारा राष्ट्रगान होता है तो हमें वहां पे कहीं निकलना नहीं चाहिए, हमें खड़े होकर जो है वहां पे जब तक वो एंड नहीं हो जाता तब तक हमें रुके रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय गान का, हमारे राष्ट्रीय गीत का। ठीक है, जो भी हमारे सार्वजनिक चीजें हैं उनका हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए उनको, और यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो उन्हें उस चीज के बारे में बताना चाहिए, मना करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा बल दिया गया है। किस पे? स्कूल शिक्षा। ठीक है, स्कूल शिक्षा कैसी होनी चाहिए? यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। ठीक है, अब 10+2 क्या होता है? 10+2 जो कि आप अभी पढ़ के आए हो। ठीक है, ये हमें ये मौका नहीं मिला हमें कि हम 5+3+3+4 पढ़ के आए हुए हों। ठीक है, अब जैसा कि यहां दी गई आकृति में दिया गया और अध्याय 4 में भी इस पर जो है विस्तृत विवरण मिल जाएगा आपको, लेकिन हम अभी देखते हैं जो यहां पे बताया गया। ओके, 1 सेकेंड, ये है ये। ठीक है, तो पिछला अकादमिक ढांचा क्या था हम यहां से समझते हैं आपका। तो वहां पे क्या होता था, आपको बांट दिया गया था कि 10+2 मतलब यहां तक आप 10 साल तक रहोगे और यहां तक आप 2 साल तक रहोगे। 2 साल में आप सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे होगे
और जो आप 6 से 16 तक की एज में 10 तक पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। अब यहां पर जो है यहां पे पिछला जो अकादमिक ढांचा था हमारा, वहां पे क्या किया जाता था, वहां पे ये था कि बच्चा जैसे ही 6 साल का हुआ तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। 6 साल का हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी या उनके परिवार की जिम्मेदारी बन गई कि 6 साल का हुआ वो तो उसको स्कूल में डाल दिया जाए, प्राथमिक स्कूल में, ठीक है, पहली कक्षा में। पहली कक्षा से लेकर जब वो 16 साल तक हो तो वो 10 तक पढ़ाई करे। उसके बाद 10 तक जैसे हो जाता है उसके बाद +2, मतलब कि उसके जो 2 साल हैं वो 16 से 18 तक के वो क्या पढ़े, 11th और 12th कंप्लीट करे, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो वहां पे जो है ये ढांचा था, मतलब 6 साल जो नीचे था वो 6 साल के नीचे यहां पर कुछ भी ध्यान नहीं था सरकार का, उन्होंने बनाया ही नहीं था। क्योंकि यहां पे अब क्यों बनाया गया, नई शिक्षा नीति में इस 6 साल को भी मान के चलिए यहां से वो 6 साल तक रहा, यहां पर कोई पढ़ाई नहीं, आंगनबाड़ी थे पर उतना ज्यादा ध्यान वहां पे नहीं दिया जाता आंगनबाड़ियों में। लेकिन अब जो रहेगा ना, आंगनबाड़ियों का लेवल एक प्ले स्कूल की तरह रहेगा, बिल्कुल अलग लेवल पे रहेगा। अब इसको क्यों शुरुआत की गई, नई शिक्षा नीति में इसको क्यों ऐड किया गया, तो मैं बता दूं। देखिए कुछ बच्चे की, अब वो क्या हुआ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल जाना है, उन्हें स्कूल जाना है, मतलब वो पहली क्लास में आएंगे 6 साल की उम्र में, मतलब 6 साल से पहले वो कभी स्कूल नहीं गए, और जब 6 साल की उम्र में वो स्कूल जाते हैं ना तो वो अपने आप को वहां पे समायोजित नहीं कर पाते। समायोजित का मतलब वहां पे वो कोरिलेशन नहीं बना पाते, ठीक है, स्कूल से, बच्चों से, वहां पे के वातावरण पे नहीं ढल पाते। अब यदि वो 3 साल की उम्र से ही वहां पे जाना स्टार्ट कर दें उसी तरीके से, तो उनकी रुचि डेवलप हो जाएगी, वहां पे उनको डर नहीं लगेगा, उस वातावरण में ढल चुके होंगे वो, जिससे कि वो यदि 6 वर्ष की उम्र में फर्स्ट क्लास में जाते हैं तो वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 3 महीने सिर्फ उनको वातावरण में ढलने में लग जाएगा, ठीक है, कुछ दिन वो उनका मन नहीं करेगा स्कूल जाने में, कुछ दिन उनको बैग टांगने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हर चीज की जो है 3-4 महीने, 6 महीने या 1 साल भी निकल सकता है इस चीज में। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे 3rd क्लास 4th क्लास में रहते हैं और स्कूल जाने से डरते हैं। तो ये डर मिटाने के लिए ही ये एक्स्ट्रा चीज जो है चालू की गई है। ओके, तो पिछला ढांचा आपका ये था। अब नया ढांचा कैसा है, नया ढांचा आपका ये है, नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा ये है। आपका पाठ्यक्रम अब कैसा रहेगा, देखिए पहले क्या था, अब क्या हुआ, पहले ऐसा था हमारा कि 10+2 था, लेकिन अब आप देख रहे हो क्या है, अब है आपका 5+3+3+4, ये वाला ढांचा है। मतलब आपके शुरुआत के जो 5 साल हैं, है ना, जैसे हम 3+2 में बांट सकते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बच्चे की नींव तैयार की जाएगी, यहां पे बर्डन नहीं होगा, फाउंडेशन तैयार करने पे लगेगा। क्यों, क्योंकि फाउंडेशन आपने देखा होगा, यदि आप फाउंडेशन अच्छा रखते हो, नींव अच्छी बनाते हो, तो इसके ऊपर कितनी ही मंजिल बना लो आप, इसके ऊपर आप कितनी ही मंजिल बना लो, ये जो है मकान सह लेगा, नींव सह लेगी। लेकिन उसकी नींव ही गड़बड़ है, नींव ही क्षतिग्रस्त है, उसका फाउंडेशन ही अच्छे से नहीं बना है, तो वो एक स्तर पे जाने पर ही उसकी इमारत गिर सकती है। ओके, तो इसलिए फाउंडेशन पे ज्यादा काम करना है। तो फाउंडेशन काम करने के लिए 5 साल पूरा का पूरा यहाँ पे डिवोट किया गया। यहाँ पे ना तो परीक्षा होगी, परीक्षा का मतलब इन द सेंस ये है कि लिखित परीक्षा जो होती है ना, डर बना रहता है बच्चों को कि हमारा A ग्रेड आना चाहिए, हमारा B ग्रेड आना चाहिए। ओके, तो इस टाइप का डर ये समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे ना ज्यादा काम किस पे किया जाएगा, फाउंडेशन पे। पेपर यहां तक नहीं लिया जाएगा, होगा भी तो इंटरव्यू टाइप, मौखिक प्रश्न टाइप लिए जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे ही 5 साल उसके पूरे होते हैं उसके बाद वो +3 में आ जाएगा। +3 मतलब 3 से 5 क्लास में 18 से 11 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे उनकी प्री पैरेटरी क्लास जो है वो कंप्लीट होगी, मतलब प्राइमरी हम कह सकते हैं। प्राइमरी क्लास यहां से यहां तक रहेगी उनकी, 3 से 5 तक, 3 से 5 तक की, और यहां फाउंडेशन कवर होगा। अब जैसे ही वो बच्चे मिडिल क्लास में जाते हैं, मिडिल का मतलब 6 से 8 तक जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, +3 बोलेंगे। ओके, अब +3 3 साल यहां रहा वो, 6 से 11 से लेकर 14 वर्ष तक। अब उसके बाद +4 में आ जाएगा, +4 में मतलब 9 से 12 तक। अब यहां पे मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था कि यहां पे ना इस बात पे जोर नहीं दिया जाएगा कि आप पहले कैटेगरी बढ़ गई थी, ये मैथ्स वाला हो गया, ये साइंस वाला हो गया,
ये आर्ट वाला हो गया, ये आपका कॉमर्स वाला हो गया। ओके, तो इस प्रकार से बांट दिया गया था सभी को, है ना। हम साइंस वाले ग्रुप को अच्छा मानते थे, अच्छा दर्जा दिया जाता था, और इनको कम दर्जा दिया जाता था। तो अब बिल्कुल ये समाप्त कर दिया गया। यदि अब देखिए, जैसे मान के चलिए कोई लड़का है जिसकी मैथ्स में रुचि है, लेकिन वो साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री में भी उसकी रुचि देखी गई है, तो वो क्या करेगा, या तो उसको हिस्ट्री चूज करना पड़ेगा तो आर्ट लेगा वो, और यदि उसको मैथ्स लेना है, यदि उसको मान के चलिए हिस्ट्री अच्छी लगती है, उसको मैथ्स भी लेना है, तो या तो वो साइंस सब्जेक्ट लेगा या आर्ट लेगा, दो में से कोई लेगा। अभी की जो बात है, अभी का जो सिलेबस है, अभी का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, अभी की जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ना, वो मैथ्स लेना चाहता है एक सब्जेक्ट, मैथ्स ले लेगा, एक सब्जेक्ट वो हिस्ट्री लेना चाहता है, हिस्ट्री ले लेगा, यदि उसकी इंग्लिश में भी रुचि है तो वो इंग्लिश भी ले लेगा। तो अब की शिक्षा नीति अब जो है बहुत अच्छी कर दी गई है ना। तो यहाँ पे जो है बच्चे अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मान के चलिए केमिस्ट्री किसी बच्चे को पसंद नहीं है, तो केमिस्ट्री पसंद हो चाहे ना हो, यदि उसने मैथ लिया है या साइंस लिया है तो उसको केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा है, यदि वो केमिस्ट्री हटा के ना कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहता है, पॉलिटी लेना चाहता है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो वो अब स्वतंत्र है कि वो सब्जेक्ट ले सकता है। ओके, तो अब आपको ये ढांचा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वर्तमान में, इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10(2) वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। और नए ढांचे में क्या है, 5+3, 5 में क्या था, फाउंडेशन था, 3 में आपका प्राइमरी हो गया, 3 में आपका मिडिल हो गया, +3 में, +4 में आपका सेकेंडरी हो गया। ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE, ठीक है, ECCE का फुल फॉर्म हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी आ सकता है कि पहले आपका ढांचा 10+2 था, अब कैसा ढांचा है, तो आ सकता है 5+3+3+4 वाला, है ना, या फिर आ जाए 3+3+5+4 वाला, या फिर आ जाए 3+2+5, इस टाइप से कुछ आ जाए। तो आपको सही क्या लगाना है, आपको लगाना है सही ये वाला। ओके, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम देखते हैं 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका मुझे बताना था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि ECCE का फुल फॉर्म बताओ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक, हिंदी में यदि बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ओके, तो शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें और खुशहाल हों। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन मैंने डिटेल में नहीं बताया था आपको। मैंने बताया था वहां पे, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। यदि मैंने एक ढांचा बता दिया था, एक स्टोरी बता दिया था, जिससे आपका रोड मैप तैयार हो जाए, और आपने तो एक स्टोरी तैयार होगी, आप पढ़ोगे तो आपको हर चीजें समझ में आएगी, तो आप उसको देख के आप खुद भी पढ़ सकते हो। और यदि आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको लिंक करके बताता हूँ चीजों को। जैसे आपने प्रीवियस नॉलेज जो होगा आपका, वहां से लिंक कर देता हूँ, जिससे आपको प्रीवियस नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा और अभी का नॉलेज भी उसमें ऐड हो जाएगा। और आपको ना जब आप पढ़ा रहे होगे तो इस चीज को भी आपको शामिल करना है। हमारी शिक्षा नीति जो है या हमारा NCF जो है इस चीज पे वर्क करने के लिए बोलता है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा है 2005, वहां पे की उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब हम देखते हैं, बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था कि जो आपको मैंने अवस्थाएं बताया था, ठीक है, बालक की अवस्थाएं बताया था, तो क्या था कितनी अवस्थाओं में बांटे थे हमने? 4 अवस्थाओं में बांटे थे। कौन कौन सी? फर्स्ट था हमारा शिशुअवस्था, सेकंड था आपका बाल्यावस्था, थर्ड था किशोरावस्था और फोर्थ था आपका वृद्धावस्था। तो हमने पढ़े कितने थे? 3 अवस्थाएं को पढ़े थे। अब
6 वर्ष की अवस्था मैंने आपको वहां बताया था कि जो बच्चा मैंने बताया था 1 से 6 वर्ष की उम्र में सीखता है, वो बच्चा जो है आपका 6 से लेके आपकी जो 10 साल की उम्र है ना, वहां तक सीखता है, उससे दुगना, उससे 4 गुना सीख जाता है, उससे दुगना सीख जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वही बात पे जोर दिया गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का ना 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व मतलब 1 से 6 वर्ष हम किसको लेते हैं, आपके शिशुअवस्था को लेते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष आपका किशोरावस्था हो जाता है, और 18 से प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक आ जाते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, तो 6 वर्ष ना उसके फाउंडेशन में इसलिए लगाए जा रहे हैं, उसके फाउंडेशन तैयार करने में इसलिए यहाँ पे डिवोट करे जा रहे हैं कि यदि उसका फाउंडेशन अच्छा हो गया, फाउंडेशन किस किस प्रकार से हो, उस बच्चे की अच्छे से देखभाल हो, अच्छे से केयर हो, और उसे शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, इस चीज पे बल दिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। तो वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। अभी की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है कि बहुत से बच्चे जो हैं वहां तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। कुछ गांव ऐसे हैं, तो स्कूल की बात तो बहुत दूर गई, तो बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे स्कूल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज पे ध्यान दिया जाए, और यदि वहां पे स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता है तो एक आवासीय योजना ऐसी निकाली जाए जहां पे उन बच्चों को यहाँ पे एक वातावरण में रख के उन पे जो है उनकी केयर भी हो सकती है, उनकी देखभाल भी हो सकती है, और उन्हें शिक्षा भी प्रदान की जा सकती है। तो इस चीज पे नई शिक्षा नीति ने बल दिया है। इसलिए ईसीसी में निवेश करने से इसकी पहुंच जो है देश के सभी बच्चों तक हो सकती है, जिससे सभी बच्चों के शैक्षिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। अब वहां के ना परिवार को भी जो है बताना है। कुछ परिवार की ये मानसिकता है कि बच्चे पढ़कर ही क्या कर लेंगे, उनको काम तो जो हम कर रहे हैं वही करना है। तो इस चीज पर उनको समझाया जाए उनके परिवार को। ठीक है, या यदि वो समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे प्रेरित नहीं है, तो बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनके समाज को, उनके परिवार को मोटिवेट किया जाए कि आपको बच्चों को पढ़ाना है और क्या क्या सुविधाएं हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हर चीज। अब यदि व्यवसायिक चीजें, अब कोई बच्चा मान के चलिए कारपेंटर का काम कर रहे हैं उनके पिता, बच्चा भी कारपेंटर का काम कर रहा है, अब यदि यही उसके सिलेबस में हो जाए तो इस चीज को कर रहा है तो उस चीज में तो रुचि लेगा ही वो। तो इस चीज में यदि वो रुचि लेता है तो और भी अच्छा निपुण हो सकता है उस कार्य में। ओके, तो इस चीज पे ज्यादा बल दिया गया है। अब हम देखते हैं ईसीसी संभवतया समता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों। ठीक है, अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करें हम, तो फाउंडेशन उनका तैयार नहीं होगा। मान के चलिए जो फाउंडेशन क्लास नहीं लगाया जिसने, या फाउंडेशन वाले जो बांटा है +5 में, यदि वो उसकी तैयारी नहीं करता है तो बच्चे का फाउंडेशन ही तैयार नहीं हो पाएगा। अब बच्चे का फाउंडेशन तैयार नहीं हो पाएगा तो क्या वो आगे की कक्षा में टिक पाएगा वहां, या उस चीज को समझ पाएगा? तो इसके लिए जो है +5 वाला जो फाउंडेशन कोर्स है या फाउंडेशन कक्षाएं हैं, तो उसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि 2030 तक ना सभी बच्चों तक, सभी एरिया में जो है स्कूल शिक्षा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये जो है लक्ष्य है 2030 तक का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ईसीसी में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मैं बता दूं, हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान लचीला है। लचीले का मतलब आप कभी भी उसमें इंप्रूवमेंट, परिवर्तन कर सकते हो। आज भी उसमें परिवर्तन होते हैं, तो यही चीज है। तो लचीला होगा तो आप ना, जैसे आज की बात करें तो कुछ जैसे कि
अभी का वातावरण की बात करें, अभी जो टेक्नोलॉजी है वो बाद में चल के और भी ज़्यादा विकसित हो सकती है। अब मान के चलिए यदि आप व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे थे, ठीक है, या आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे थे वहां पे, तो अब डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो नई शिक्षा नीति में जैसे ही लचीला संविधान होगा तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं अपनी शिक्षा नीति में, या कोई अप्रोच और नई अप्रोच बनती है मान के चलिए, ठीक है, तो उन अप्रोच को भी या उन पाठ्यक्रम में भी कोई चीज ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो, यदि हमारी जो ECCE है वो लचीली होगी तो। ओके, बहुआयामी हो, बहुआयामी मतलब हर चीज इसमें शामिल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान शामिल हो, उसको हर प्रकार की बहुस्तरीय कहना चाहिए, खेल आधारित हो, चाहे वो गतिविधि आधारित हो, खोज आधारित हो, शिक्षा को शामिल किया जाए। जैसे अक्षर हो गया, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियां, तार्किक सोच, समस्याएं सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो अभी की शिक्षा नीति आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें इसमें शामिल है। अब जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है, फिर त्रैमासिक लेना है, त्रैमासिक का कोर्स हो गया, फिर अर्धवार्षिक का कोर्स हुआ, फिर उसके पेपर हो गया, मतलब ईयरली, क्वार्टरली, आपके हाफ ईयरली, बस यही चलता रहता है। फिर उसके रिजल्ट घोषित हो गए, बच्चा अगली क्लास में आ गया। मतलब यदि हम इनके भी नंबर ऐड करें, इन पे भी A ग्रेड, B ग्रेड या 5 रेटिंग में से कुछ रेट करते हैं उनको, तो ना वो इन चीजों पर भी जो है, अब जैसे सामाजिक बात करें, हम नैतिकता की बात करें, यदि वो इनमें भी रुचि लेने लगे तो वो अभी से नैतिकता सीख जाएगा, अभी समाज में उसे कैसे रहना है, समाज में आदर करना है, शिष्टाचार की भावना का है, नैतिकता की भावना का है, सार्वजनिक स्वच्छता की भावना का है। ठीक है, जैसे मान के चलिए वो क्लास में आपको दिख रहा है, उसके ऊपर कम से कम उनके छात्रों, उनके दोस्त जो हैं, या फिर सभी टीचरों की भी नजर है। यदि वो वहां पे कक्षा में यदि कुछ उसको कचरा दिख जाता है, या फिर मान के चलिए कुछ चीजें ऐसी है जो क्लास में ठीक नहीं लग रही हैं, यदि वो उनको बदल देता है, उनको साफ कर देता है, तो वहां पे उसकी स्वच्छता सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है बच्चों को रेटिंग की जाएगी। तो ये चीज भी उनको, बच्चों को शुरुआत से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस पे ध्यान केंद्रित किया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव जिसे हम कहते हैं, समाज, संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। तो हर चीज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान में, हर चीज में बहुस्तरीय और बहुआयामी हमने बोला है ना, उस चीज पे बल दिया गया है हमारी नई शिक्षा नीति में। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। NCERT द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए 2 भागों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम, शैक्षणिक ढांचा NCPF ECCE, ठीक है, विकसित किया जाएगा। अर्थात 0 से 3 तक के वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के लिए एक अन्य सम फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। NCF मतलब समझते हो ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। अब उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ECCE जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल करेगा, विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए समृद्ध हैं और स्थानीय परंपराओं में विकसित हुई हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे बल दिया जाएगा। अब जिनमें कला हो गया, कहानी हो गई, कविता, खेल, गीत और बहुत कुछ शामिल है, इन सभी को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो आपको ना पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा सभी चीजें, तो इसलिए मैंने आपको पहले जो है एक रोड मैप
कहें स्टोरी के अनुसार आपको सब चीज़ें समझा दिया था। अब उसके बाद आप यहाँ से लिंक करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि क्या क्या शामिल किया गया, ठीक है, स्थानीय परंपराओं में विकसित, तो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ, कविताएं, खेल गीत, या फिर हमारी जो शिक्षा नीति है या हमारे पाठ्यक्रम है वो कैसे होने चाहिए, बहुआयामी, लचीले, ठीक है, तो इस तरीके से, इनमें से कोई नहीं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो वहां पे आंसर, सही आंसर, तो इजी रहेगा ये, है ना। अब शिक्षा का यह मॉडल माता पिता दोनों के साथ साथ आंगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो हर चीजें ना आंगनवाड़ी स्तर से ही उसको सिखानी चालू हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है अगले सेशन में देखेंगे, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी, तो आप ना स्ट्रेटजी वीडियो देखना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट की कि उसे कैसे करना है आपको, तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे कवर करना है, आपको सारे सब्जेक्ट की रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश जो है, मान के चलिए इंग्लिश में बहुत ज्यादा वोकैब पूछी जाती है, तो आपको कितनी वोकैब करना है, कितनी सफिशिएंट होगी, तो हर चीज के बारे में मैंने आपको वहां बता दिया। आप वहां से जाके देख सकते हो। इसकी पीडीएफ जो भी है, इसकी पीडीएफ वो भी हमने कंपाइल करके, आपकी कंप्लीट पेडागोजी की पीडीएफ कंपाइल करके ड्राइव में अपलोड कर दी है। उसकी भी लिंक आपको सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इसलिए जो है आपको परेशान नहीं होना है, आपका सारा कंटेंट यहाँ मिल गया। अब कुछ लोगों को लिए मैं बता दूं कि कुछ लोग जो है बुक परचेस कर रहे होंगे, जो नई EMRS की बुक आई है, तो उसके लिए मैंने बताया कि कौन सी बुक को आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है बिल्कुल। और यदि आपको बुक नहीं लेना तो कहाँ से तैयारी करनी है, इस चीज़ के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस वीडियो से जाके देख सकते हो। ओके,